2003 में एक परजीवी कवक का प्रकोप पूरी दुनिया में फैल गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, अधिक से अधिक लोग मरने लगे क्योंकि संक्रमित लोग भयानक राक्षसों में बदल गए जो काटकर बीमारी फैलाते थे। शुरुआती प्रकोप के 20 साल बाद दुनिया एक सर्वनाश के बाद की स्थिति में है और एक अधिनायकवादी शासन द्वारा नियंत्रित है। जोएल एली के साथ यात्रा शुरू करता है जो संक्रमण से प्रतिरक्षित है। आखिरकार एली को फायरफ्लाइज द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो एक क्रांतिकारी मिलिशिया समूह है जो एक इलाज खोजने की कोशिश कर रहा है। इस डर से कि टीका बनाने के ऑपरेशन के दौरान एली की मृत्यु हो सकती है, जोएल फायरफ्लाइज से लड़ता है और एक बेहोश एली को अस्पताल से बचाता है। जब वह उठती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो वह झूठ बोलता है और कहता है कि डॉक्टरों ने अन्य प्रतिरक्षित लोगों का उपयोग करके इलाज करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। इस बीच फायरफ्लाइज जोएल के हमले के दौरान मारे गए सभी लोगों को दफना देते हैं और एबी अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाती है। 5 साल बाद जोएल और एली व्योमिंग में बचे लोगों के एक समुदाय में रह रहे हैं। आज एली लड़कों के साथ हाथ से हाथ की लड़ाई का अभ्यास कर रही है और अपनी लड़ाई जीतने पर गर्व महसूस कर रही है। हालांकि उसे गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि जोएल ने उनसे कहा था कि जब वे उसके साथ अभ्यास करें तो वे हल्के हाथ से वार करें। एक नया घर बनाने पर काम कर रहा एक निर्माण समूह एक पुराने पाइप की खोज करता है जो जड़ों से भर गया है। दीना ये खबर जोएल को देती है क्योंकि वो फोरमैन है और उसे कुछ ब्रेकर ठीक करते हुए पाती है। वह उसे सिखाने के लिए कहती है और जब वे बातचीत करते हैं तो उसे पता चलता है कि वो थेरेपी के लिए जा रहा है। जोएल उसे ये रहस्य रखने के लिए कहता है। गश्त पर एली और जोएल का भाई टॉमी एक स्नाइपर राइफल से कुछ संक्रमितों को मारते हैं और देखते हैं कि इस क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या बढ़ गई है। दिन का काम खत्म करने के बाद टॉमी एली को गेट वॉच पर लगाना चाहता है, लेकिन वह अनुमान लगाती है कि जोएल ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, इसलिए वो उसे गश्त पर रखने के लिए मना लेती है। बाद में शरणार्थियों का एक नया समूह आता है। मारिया जगह की कमी के बारे में चिंता करती है और जोएल सुझाव देता है कि उन्हें अपने लोगों की देखभाल करनी चाहिए, जिसका अर्थ है शरणार्थियों को जंगल में छोड़ देना। मारिया उसे याद दिलाती है कि वो भी कभी एक शरणार्थी था। बाद में जोएल एली के साथ अपने चट्टानी रिश्ते के बारे में शिकायत करने के लिए गेल के साथ थेरेपी के लिए जाता है। गेल बताती है कि जोएल पिछले कुछ सत्रों से गोल गोल घूम रहा है और उसे एली को सच बता देना चाहिए। ये दिखाने के लिए कि ईमानदारी कैसे ठीक हो सकती है, वो स्वीकार करती है कि वो जोएल से नफरत करती है क्योंकि उसने उसके पति यूजीन को मार डाला था। फिर वो उससे वो कहने के लिए कहती है जिसे कहने से वो डरता है, इसलिए एक रोता हुआ जोएल जाने से पहले कहता है, मैंने उसे बचाया। अगले दिन एली अन्य शरणार्थियों के साथ गश्त पर जाती है, जिसमें उसकी क्रश दीना भी शामिल है। सड़क पर उन्हें खून का एक निशान मिलता है, इसलिए एली दूसरों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती है। दीना उसका पीछा करती है और साथ में उन्हें एक भालू और कई संक्रमितों के शव मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक लड़ाई में एक दूसरे को मार डाला। एक परित्यक्त बाजार की दीवार पर खून है जो इंगित करता है कि अंदर एक जीवित संक्रमित हो सकता है, इसलिए दोनों जांच करने के लिए अंदर जाते हैं। जब वे एक खिड़की के पास पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो इंगित करती है कि 2 संक्रमित हैं। लड़कियां अलग हो जाती हैं और एली को पहले एक संक्रमित मिलता है। वो उसकी पीठ पर कूदती है और उसे तब तक छुरा घोंपती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। दीना दूसरे को मारने के बाद उसके साथ शामिल हो जाती है और बाहर निकलते समय एली एक खराब फर्श क्षेत्र पर कदम रखती है जो टूट जाता है और उसे गिरा देता है। जब दीना बाहर निकलने का रास्ता खोज रही होती है तो एली चारों ओर देखती है और एक संक्रमित को पाती है। वो अपनी बंदूक तैयार करती है और उस प्राणी पर चिल्लाती है जो जल्दी से भाग जाता है। एली उसके पीछे जाती है और संक्रमित पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सुन लेती है और गोलियां चला देती है। राक्षस इससे बच जाता है और एली पर बदल से हमला करता है। संघर्ष में उसके पेट को काटने में सफल रहता है। शुक्र है कि एली के पास दूसरी बंदूक है और वो इसका इस्तेमाल संक्रमित को मारने के लिए करती है। जब दीना आखिरकार उसे ढूंढ लेती है तो एली अपनी चोट छिपाना सुनिश्चित करती है। बाद में लड़कियां नगर परिषद को रिपोर्ट करती हैं, ये समझाते हुए कि संक्रमित होशियार हो रहे हैं। ये सभी को भीड़ बनने की संभावना के बारे में चिंतित करता है। फिर एली घर जाती है और काटने को एक कट के रूप में छिपाने के लिए चाकू का उपयोग करती है और फिर उसे सिल देती है। उस रात शहर में नए साल की पार्टी होती है। एक नशे में धुत दीना एली को उसके साथ नाचने के लिए कहती है और मौखिक और शारीरिक रूप से छेड़खानी करना शुरू कर देती है, जो उनके चुम्बन के साथ समाप्त होता है। उन्हें सेठ द्वारा बाधित किया जाता है, जो उन्हें याद दिलाता है कि ये एक पारिवारिक कार्यक्रम है। लड़कियां जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन सेठ उन्हें गाली देता है, इसलिए जोएल उसे फर्श पर धकेल देता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। उस आदमी के जाने के बाद एली जोएल पर चिल्लाती है, कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। इससे जोएल शर्मिंदगी में चला जाता है। इस बीच टूटी हुई गैस लाइन में जड़ें बढ़ रही हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें फंगस है।
पहाड़ पर AB का समूह शहर को दूर से देखता है। जब वे रात के लिए एक लॉज में रुकते हैं तो AB को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो अपने पिता के मृत शरीर को खोजने से पहले खुद को देखती है। एक बार जब वो जाग जाती है तो वो अपने दोस्तों के साथ शहर को देखती है। ऐसा लगता है कि ये जगह सिर्फ एक छोटा सा शिविर नहीं है, ये एक अच्छी तरह से गढ़वाले शहर है जिसमें गश्त है जो अंदर घुसना मुश्किल बना देगा। सुबह में एली शहर को हाई अलर्ट पर पाती है। पता चला कि पिछली रात गश्त में मृत संक्रमितों का एक ढेर मिला था जो बर्फ के नीचे एक जीवित भीड़ को छुपा रहे थे। टॉमी रेस्तरां में एक बैठक का नेतृत्व करता है, सभी को उनकी आपातकालीन योजना की याद दिलाता है। यदि अलार्म बजाया जाता है तो सभी गैर लड़ाकों को बेसमेंट और सेलर में बैरिकेड करना होता है, जबकि बाकी लोग बंदूकों के साथ छतों पर चले जाएंगे। बैठक के बाद सेठ अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और गश्त की पाली के लिए कुछ पैक किया हुआ भोजन प्रदान करता है, लेकिन एली इसे नहीं लेती है। वह और दीना के पूर्व जैसी अपनी गश्त के लिए निकल जाते हैं और देखते हैं कि एक बर्फीला तूफान आ रहा है। जल्द ही सभी अलग अलग टीमें दृश्यता खोने की रिपोर्ट करती हैं और टॉमी उन्हें वापस आने के लिए कहने के लिए रेडियो का उपयोग करता है। जेसी और एली सुरक्षित रूप से लौटने के लिए बहुत दूर हैं, इसलिए अपने घोड़ों को एक स्थिर में संग्रहित करने के बाद वे एक दुकान में छिप जाते हैं। उन्हें वहाँ कुछ मारीजुआना के पौधे और एक फायरफ्लाई पेंडेंट मिलता है, इसलिए जेसी बताते हैं कि वे उसके पूर्व गश्ती साथी यूजीन के थे जिन्होंने फायरफ्लाइज छोड़ दिया था क्योंकि वो लोगों को मारने से थक गया था। जोएल को संक्रमित होने के बाद उस आदमी को मारना पड़ा। पहाड़ों में AB जोएल और दीना को गश्त पर देखती है और उनका पीछा करने की कोशिश करती है। हालांकि जब वो नीचे जाने की कोशिश करती है तो वो फिसल जाती है और एक पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाती है। यह क्षेत्र बर्फ में दबे संक्रमितों से भरा है जो उसे सुनते ही तुरंत जाग जाते हैं। एक पीछा होता है और AB एक तांबे की खदान के चारों ओर की दीवार तक पहुंच जाती है। वो सीढ़ी पर चढ़ती है जबकि उन सभी संक्रमितों को लात मारती है जो उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और सफलतापूर्वक दूसरी तरफ कूद जाती है। हालांकि जब वो एक इमारत के पीछे छिपने के लिए दौड़ती है तो संक्रमितों का एक झुंड एक बाड़ के माध्यम से उस तक पहुंचने की कोशिश करता है जो जल्द ही उसके ऊपर गिर जाती है। AB जितनी जल्दी हो सके रेंगती है और संकीर्ण जगह छोड़ देती है, लेकिन दुर्भाग्य से बाड़ टूट जाती है और एक संक्रमित उस पर कूद जाता है। इससे पहले कि वो उसे काट सके, जोएल उस प्राणी के सिर में गोली मारता है और AB को उसके साथ इमारत के अंदर छिपने में मदद करता है। दीना घोड़ों के साथ इंतजार कर रही है और बताती है कि वे तूफान के कारण शहर नहीं लौट सकते। संक्रमित दरवाजे पर तेज आवाज कर रहे हैं, इसलिए AB उन्हें पहाड़ों में लॉज के बारे में बताती है। वे उसके साथ जाने के लिए सहमत होते हैं और संक्रमितों के दरवाजा तोड़ने से ठीक पहले घोड़ों पर निकल जाते हैं। शहर में टॉमी जोएल और दीना से संपर्क करने की कोशिश करता है क्योंकि वे अकेले हैं जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जेसी और एली रेडियो पर कॉल सुनते हैं और तुरंत उनकी तलाश के लिए बाहर चले जाते हैं। इस बीच निर्माण समूह पाइप तोड़ देता है और अंत में कवक पाता है जो इस क्षेत्र के सभी संक्रमितों को आकर्षित करता है। जोएल की टीम का पीछा कर रही भीड़ अचानक मुड़ जाती है और बजाय इसके शहर की ओर बढ़ जाती है। एक गार्ड उन्हें देखता है और अलार्म बजाता है, सभी नागरिकों को बेसमेंट में छिपाने के लिए भेजता है। लड़ाके अपने हथियारों के साथ दीवार पर दौड़ते हैं और आने वाली भीड़ पर तेल के बैरल फेंकते हैं। फिर वे उन्हें एक बड़ी आग शुरू करने के लिए जलाते हैं जो बहुत सारे संक्रमितों को मारती है। बचे हुए लोगों को एक एक करके गोली मार दी जाती है। अचानक संक्रमित एक बड़ी जीव को जाने के लिए रास्ता बनाते हैं जिसे ब्लोटर के रूप में जाना जाता है, जो दीवार पर तेज आवाज करता है, अंत में उसे तोड़ देता है। छतों पर लोग गोलियां चलाते हैं जबकि टॉमी और कुछ अन्य लोग फ्लेमथ्रोवर से सड़क को अवरुद्ध करते हैं। वो ब्लोटर पर गोली चलाता है ताकि उसे इमारतों से दूर रखा जा सके और एक बार जब वो काफी करीब आ जाता है तो वो ईंधन खत्म होने से ठीक पहले उसे जलाकर मार देता है। मारिया किनेज तक पहुंचने के लिए अराजकता के माध्यम से दौड़ती है और शिकारी कुत्तों को छोड़ देती है जो संक्रमितों और काटे गए मनुष्य दोनों को मारते हैं इससे पहले कि वे बदल जाएं। लॉज में AB अपने दोस्तों को दीना और जोएल से मिलवाती है। जैसे ही वे उसका नाम सुनते हैं वे जोएल को आत्मसमर्पण करने के लिए दीना को बंधक बना लेते हैं, जबकि अन्य दीना को एक शामक के साथ सुलाते हैं। AB उसे बताती है कि फायरफ्लाइज अब मौजूद नहीं है और सच की मांग करती है। वो स्वीकार करता है कि उसने क्लिनिक पर हमला किया था और AB ने उसके पैर में गोली मार दी। फिर वो अपने दोस्त को उसके घाव पर पट्टी बांधने के लिए कहती है और जोएल को बताती है कि उसने उसके पिता को मार डाला जो क्लिनिक में एक डॉक्टर थे। जोएल उसे चुप रहने और इसे पहले से ही करने के लिए कहता है, इसलिए AB उसे एक गोल्फ क्लब से मारना शुरू कर देती है। बाहर एली लॉज के पास घोड़ों को देखती है और जांच करने के लिए अंदर जाती है। वो शोर का पीछा करती है और AB को जोएल को पीटते हुए पाती है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर सके, AB के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं।
जैसे ही एली जोएल का नाम चिल्लाती है वो हिलने की कोशिश करता है, हालांकि एबी उसे मारने के लिए उसकी गर्दन में छुरा घोंप देती है। एक रोती हुई एली का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो उन सभी को बदला लेने के लिए मारने की कसम खाती है। समूह उसे अनदेखा करता है और लॉस छोड़ देता है। फिर एली जोएल के शरीर के पास रेंगती है और उसे गले लगा लेती है। शहर में स्थानीय लोग अंतिम संक्रमितों को मारना खत्म करते हैं और आग से निपटते हैं। जल्द ही दीना और जेसी एली को लाते हैं, जबकि घोड़े जोएल के शरीर को खींचते हैं। कुछ समय बाद एली अस्पताल में जागती है, लेकिन उसे जोएल की मौत का आघात प्रेरित फ्लैशबैक होता है, इसलिए एक नर्स उसे शांत करती है। 3 महीने बाद शहर अभी भी पुनर्निर्माण कर रहा है। एक डॉक्टर एली की जांच करता है और घोषणा करता है कि उसका शरीर अंततः अस्पताल छोड़ने के लिए स्वस्थ है, लेकिन पहले उसे एक मनोचिकित्सक परीक्षण की आवश्यकता है। गेल एली के साथ चैट करती है और जोएल के साथ उसके रिश्ते पर चर्चा करने की कोशिश करती है, हालांकि एली मूड में नहीं है और उसे ज्यादा जानकारी नहीं देती है। एक निराश गेल अंततः उसे वैसे भी जाने देती है। जब एली घर पहुंचती है तो उसे स्थानीय लोगों द्वारा जोएल के लिए छोड़ी गई सभी श्रद्धांजलि मिलती है। घर के चारों ओर देखने के बाद वो जोएल की रिवॉल्वर और जैकेट ले लेती है, लेकिन कपड़े पर उसकी गंध सूंघने से उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। जब एली दीना को आते हुए सुनती है तो वो अपना चेहरा साफ करती है और दिखावा करती है कि वो ठीक है। दीना उसे बताती है कि वो उन लोगों के नाम जानती है जिन्होंने जोएल को मारा था, और उनके कपड़ों पर एक भेड़िए के सिर के पैच थे जिन पर WLF अक्षर थे, जो वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट के लिए है। यह विद्रोहियों का एक समूह है जो सेना के खिलाफ लड़ते हैं और सिएटल में स्थित है। फिर एली ये जानकारी टॉमी को ले जाती है और उससे बदला लेने के मिशन पर एक टीम भेजने के लिए कहती है, इसलिए टॉमी वादा करता है कि वो इसे परिषद के पास ले जाएगा। इस बीच जंगल में सेराफाइट्स के रूप में जाने जाने वाले एक धार्मिक संप्रदाय का एक समूह एक निशान के साथ अपना रास्ता बनाता है। नेता सिटी का उपयोग करके स्काउट के साथ संवाद करता है। इस तरह वे जानते हैं कि आगे का रास्ता साफ है। नेता की बेटी उससे पूछती है कि पैगंबर उनकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे, इसलिए उसके पिता बताते हैं कि पैगंबर जादू नहीं है, वो कुछ समय पहले मर गई थी और वे केवल उसके दर्शन को आगे बढ़ाते हैं। अचानक स्काउट एक चेतावनी सिटी भेजता है, जिसका मतलब है कि भेड़िए आ रहे हैं, इसलिए हर कोई छिपने के लिए दौड़ता है। अगले दिन परिषद इस बात पर चर्चा करती है कि क्या उन्हें जोएल के हत्यारों का शिकार करने के लिए एक टीम भेजनी चाहिए। कई लोग इसके खिलाफ तर्क देते हैं, ये बताते हुए कि जब वे अभी भी पुनर्निर्माण कर रहे हैं और दीवार पर सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वे किसी को भी नहीं छोड़ सकते। सेठ जोएल का बदला लेने के पक्ष में मतदान करके सभी को चौंका देता है। एली ने एक पूरा भाषण तैयार किया है और बताती है कि ये बदला लेने के बारे में नहीं है, ये न्याय के बारे में है। इससे उसे कुछ समर्थन मिलता है, लेकिन अंत में योजना के खिलाफ वोट जीत जाता है। हार मानने से इनकार करते हुए एली घर भागती है और अकेले जाने के लिए पैकिंग शुरू कर देती है। दीना उससे मिलने आती है और ये कहकर उसे आश्चर्यचकित करती है कि वो भी आ रही है। उसने एक नक्शे पर एक सुरक्षित मार्ग भी तैयार किया है। आधी रात में लड़कियां सेठ से मिलती हैं, जो उन्हें एक घोड़ा और बेहतर हथियार लाता है। जाने से पहले एली उससे हाथ मिलाती है। सुबह में वे जोएल की कब्र पर रुकते हैं और एली कुछ कॉफी बीन्स छोड़कर अलविदा कहती है। अगले कुछ दिनों के लिए लड़कियां यात्रा करने के लिए घोड़े की सवारी करती हैं और सड़क के खेल या कहानियों के साथ खुद का मनोरंजन करती हैं। एक रात वे भारी बारिश के कारण शिविर लगाने के लिए रुकते हैं और वे अंततः चुम्बन पर चर्चा करते हैं। पहले तो वे इस बात से सहमत होते हैं कि ये सिर्फ एक नशे की बात थी जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन सोने से पहले दीना कहती है कि वो उतनी नशे में नहीं थी। जब उनकी यात्रा जारी रहती है तो दोनों को धार्मिक स्काउट का मृत शरीर मिलता है। वे उसके संगठन का प्रतीक देखते हैं, लेकिन उसे नहीं पहचानते और गोलियां इंगित करती हैं कि उसे सेना द्वारा नहीं मारा गया था। दीना झाड़ियों में खोज करती है और जल्दी से वापस आकर उल्टी कर देती है। जब एली एक नजर डालती है तो वो पूरे धार्मिक समूह के शवों को खोजकर भयभीत हो जाती है, जिसमें युवा लड़की भी शामिल है। वो ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकती कि क्या एबी के लोगों ने ऐसा किया है। कुछ समय बाद वे आखिरकार सिएटल पहुंच जाते हैं और यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि यह कितना शांत है। इस बीच स्पेस नीडल में एक सैनिक रेडियो पर ऑल क्लियर सिग्नल देता है। फिर बख्तरबंद वाहनों के साथ भेड़ियों का एक बड़ा समूह शहर से गुजरता है। एक फ्लैशबैक में एक सेना की टीम को सिएटल क्वारंटाइन जोन में गश्त करते हुए दिखाया गया है। अचानक वैन को हनराहन के नेतृत्व में भेड़ियों के एक समूह ने घेर लिया। सार्जेंट इसहाक एक निजी के साथ वैन छोड़ता है और हनराहन की पहचान की पुष्टि करता है। फिर वो वाहन के अंदर 2 ग्रेनेड फेंकता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे बाकी सैनिक मारे जाते हैं। हनराहन के साथ हाथ मिलाने के बाद इसहाक निजी को एक विकल्प बनाने के लिए कहता है। वर्तमान में लड़कियां आपूर्ति के लिए एक फार्मेसी में रुकती है और दीना बाथरूम जाने के लिए एक क्षण लेती है। फिर वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में ढेर सारे शव और परित्यक्त सेना के वाहन पाते हैं। जब बीना अपनी दूरबीन से देखती है तो वो टीवी स्टेशन के ऊपर एक सैटेलाइट डिश पर WLF अक्षर देखती है। वे रात में हमला करने और अभी के लिए एक संगीत की दुकान के अंदर छिपने के लिए सहमत होते हैं।
एली को एक गिटार मिलता है और वो दीना के लिए एक गाना बजाती है। एक परित्यक्त रेस्तरां की रसोई में इसहाक यातना के लिए एक पैन गर्म कर रहा है। उसका कैदी सेराफाइट समूह का एक सदस्य है जिसे इसहाक ताना मारते हुए स्कार्स कहता है और उसके घाव बताते हैं कि उसे कुछ समय से प्रताड़ित किया गया है। इसहाक उसे पैन से जलाता है ताकि उसे स्कार्स के अगले हमले के बारे में बात करने के लिए मजबूर किया जा सके, लेकिन वो आदमी बस प्रार्थना करता रहता है और अगले दौर के लिए अपना हाथ भी पेश करता है। ये महसूस करते हुए कि ये आदमी बात नहीं करेगा, इसहाक उसे गोली मारकर मार देता है। उस रात एली और दीना एक टूटी हुई खिड़की से चढ़कर टीवी स्टेशन में प्रवेश करती हैं। जैसे ही वे गलियारे से नीचे चलते हैं, उन्हें एक भेड़िए का मृत शरीर मिलता है जिसके सीने में तीर लगे होते हैं। एक अन्य कमरे में वे छत से लटके हुए मृत विकृत भेड़ियों को देखकर भयभीत हो जाते हैं और दीना उल्टी कर देती है। एक खून का भित्ति चित्र है जिस पर लिखा है, उसके प्यार को महसूस करो, उस प्रतीक के साथ जो उन्होंने जंगल में देखा था, जिसका अर्थ है कि यह धार्मिक समूह द्वारा किया गया था। कुछ स्थिर आवाज सुनकर दीना शवों में से एक रेडियो पकड़ती है और उसे बंद कर देती है। उस क्षण लड़कियां भेड़ियों को आते हुए सुनती हैं, इसलिए वे छिप जाती हैं। सैनिक अंदर आते हैं और शवों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वे उन स्कार्स को मारने के लिए उत्सुक हैं जिन्होंने ऐसा किया, भले ही इसहाक ने उन्हें जीवित पकड़ने के लिए कहा हो। एली कमरे से बाहर निकलने में सफल हो जाती है और एक खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब एक सैनिक शोर का पीछा करता है तो वह उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसका गला घोटना शुरू कर देती है। जल्द ही एक और आदमी अपने दोस्त को बचाने के लिए आता है, लेकिन उसे पहले दीना द्वारा गोली मार दी जाती है। जबकि एली पहले सैनिक को मारने के लिए उसकी गर्दन में छुरा घोंपती है, दीना खिड़की पर गोली चलाती है। अब लड़कियां आपातकालीन सीढ़ियों से नीचे चढ़ सकती हैं और सैनिकों की गोलियां चलाने से ठीक पहले बच सकती है। बहुत दौड़ने के बाद लड़कियां पारगमन सुरंग का दरवाजा खोलती हैं। यह मलबे से अवरुद्ध है, लेकिन उनके लिए रेंगने के लिए एक बड़ा मार्ग है। हालांकि सैनिक उनका पीछा नहीं कर सकते क्योंकि वे फिट नहीं होते हैं। अंततः लड़कियां मेट्रो सुरंग तक पहुंच जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सैनिक एक और प्रवेश द्वार ढूंढ लेते हैं और उन्हें खोजने के लिए फ्लेयर्स फेंकना शुरू कर देते हैं। लपटें कुछ कवक को सक्रिय करती हैं और जल्द ही सुरंगों से संक्रमितों की एक भीड़ निकलती है। जबकि सैनिक खुली आग से लड़ते हैं, एली और दीना ट्रेन में छिप जाती हैं जो कंकालों से भरी है। संक्रमित उनके पीछे आ रहे हैं, इसलिए लड़कियां जल्दी से कारों को पार करती हैं और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर देती हैं। अधिक संक्रमित खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और उनके लिए अंदर पहुंच जाते हैं। एली उन पर गोली चलाती है, जबकि दीना छत पर आपातकालीन हैच खोलती है। वे एक दूसरे का समर्थन करके बाहर चढ़ते हैं और अब वे बार तक पहुंचने के लिए ट्रेन के ऊपर दौड़ सकते हैं। वे उस पर चढ़ते हैं और संक्रमितों के पहुंचने से ठीक पहले टूटी हुई एस्केलेटर ले लेते हैं। सामने का गेट काफी जंग खा गया है और लड़कियों को इसे हिलाने में परेशानी हो रही है। अचानक दीना के पीछे एक संक्रमित दिखाई देता है और जब वो काटने वाला होता है तो एली अपना हाथ पेश करती है और बदले में काट ली जाती है। दीना उस जीव को मारने का मौका लेती है और फिर वे गेट को हिलाना खत्म कर देती है। जब तक बार टूट जाती है और संक्रमित पहुंच जाते हैं, लड़कियां पहले ही बाहर है। उसके बाद लड़कियां एक थिएटर के अंदर छिप जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। दीना अपनी बंदूक एली को मारने के लिए तैयार करती है, जिसके पास प्रतिरक्षा होने का खुलासा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब दीना उस पर विश्वास नहीं करती तो एली प्रस्ताव करती है कि वो सो सकती है और दीना बंदूक उसकी ओर करके पहरा दे सकती है। यदि वो बदल जाती है तो उसे मारने की अनुमति है। यदि वो वैसे ही जागती है तो यह उसकी प्रतिरक्षा का प्रमाण है। कुछ घंटों बाद एली जागती है और दीना को अपना कटा हुआ घाव दिखाती है, जिसमें फंगस के कोई लक्षण नहीं है। रोती हुई दीना कबूल करती है कि वो गर्भवती है और अपनी बंदूक गिरा देती है। भावनाओं से अभिभूत होकर लड़कियां एक दूसरे को चूमती हैं और फर्श पर गंदी हो जाती हैं। अगली सुबह डीना को पता चलता है कि एली के टैटू पिछले घावों को ढकने के लिए है। फिर वो बताती है कि वो जानती है कि वो गर्भवती है क्योंकि उसने फार्मेसी में कई गर्भावस्था परीक्षण किए थे। उसी क्षण डीना द्वारा चुराए गए रेडियो पर सबवे में हमले के बाद पीछे हटने की खबर आती है। आवाज अब्बी के समूह में से एक नाम का उल्लेख करती है जो अस्पताल में स्थित है। लड़कियां ऊपरी मंजिल पर दौड़ती हैं और अस्पताल के पास सशस्त्र संघर्ष से धुआं देखती हैं। एली कहती है कि उन्हें डीना की हालत के कारण लड़ाई से दूर रहना चाहिए, हालांकि डीना आगे बढ़ना चाहती है। इस बीच अस्पताल में हनराहन घुसती है और बेसमेंट के सीलबंद प्रवेश द्वार के सामने कई भेड़ियों को पहरा देते हुए पाती है। फिर वो सार्जेंट एलिस से मिलती है और उससे अपने कई आदमियों को मारने के फैसले के बारे में पूछताछ करती है, जिसमें उसका बेटा भी शामिल है। एलिस बताती है कि वो अस्पताल को संक्रमितों से साफ करने के लिए एक ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही थी, जिसमें बेसमेंट भी शामिल था, जो सिएटल में प्रकोप का मूल था। टीम को दीवारों में फंगस मिली, लेकिन हवा में भी, इसलिए हर कोई तुरंत संक्रमित हो गया। एलिस के बेटे ने उसे फोन किया और उससे कहा कि टीम को बदलने के बाद भागने से रोकने के लिए दरवाजा सील कर दे। हनराहन सहमत होती है कि यह सही काम था और अपनी संवेदना व्यक्त करती है।
थिएटर में डीना रेडियो प्रसारणों के आधार पर भेड़ियों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश करती है ताकि वे अस्पताल तक सुरक्षित रास्ता खोज सके। उसे एक ऐसा रास्ता मिलता है जो उन्हें एक गोदाम से होकर ले जाएगा और एली अनुमान लगाती है कि वह क्षेत्र निगरानी में नहीं है क्योंकि वह संक्रमितों से भरा है। हालांकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे ही लड़कियां शहर पार करती हैं, वे अपने पैगंबर के भित्ति चित्र के नीचे मृत सेराफाइटों का ढेर पाती हैं। डीना लगभग उल्टी कर देती है और एली उसे फिर से घर ले जाने की पेशकश करती है। इससे डीना भड़क जाती है और अपने मारे गए पहले व्यक्ति की कहानी बताती है। वो एक हमलावर था जिसने उसके परिवार को मार डाला था। डीना भी बदला लेने के लिए उत्सुक है, इसलिए वे एक साथ जारी रखने के लिए सहमत होती हैं। उस रात दोनों भेड़ियों की सर्च लाइटों से बचने के लिए सावधानी से चुपके से चलते हैं और सफलतापूर्वक गोदाम में प्रवेश करते हैं। एक बड़े खुले कमरे में उन्हें एक विच्छेदित शरीर और पास में छिपा एक संक्रमित मिलता है। दोनों हमले की योजना बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि चारों ओर से कई और संक्रमित उन्हें घेर रहे हैं। एली डीना को छिपने के लिए कहती है, जबकि वो सीधे संक्रमितों का सामना करती है और अलग होने से पहले उसे चूमती है। डीना एक पिंजरे में छिपने के लिए दौड़ती है और उन संक्रमितों को गोली मार देती है जो बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन जल्द ही उसका गोला बारूद खत्म हो जाता है और प्राणी पिंजरे को तोड़ने लगते हैं। एली भी जितने संभव हो उतने राक्षसों को गोली मारती है, हालांकि उनमें से बहुत से हैं और उसे जमीन पर पटक दिया जाता है। अचानक कोई अंधेरे से गोलियां चलाना शुरू कर देता है और इतने संक्रमितों को मार देता है कि बचे हुए लोग भाग जाते हैं। जब वो व्यक्ति करीब आता है तो लड़कियों को पता चलता है कि ये जैसी है। तीनों गोदाम से बाहर निकलते हैं और सर्च लाइट उन्हें तुरंत ढूंढ लेती है, इसलिए जैसी कुछ सैनिकों पर गोली मारता है जबकि वे भागते हैं। वे पार्क में छिपने में कामयाब होते हैं और भेड़िए उनका पीछा नहीं करते, जिसका मतलब है कि वहाँ कुछ खतरनाक होना चाहिए। जैसे ही वे चुपके से चलते हैं, जेसी बताता है कि टॉमी भी शहर में है। अचानक उन्हें कुछ सीटी की आवाज आती है और पता चलता है कि सेराफाइट पार्क में है। उन्होंने एक भेड़िए को पकड़ लिया है जो अपनी जान बचाने के बदले में जानकारी देने की कोशिश करता है। हालांकि समूह उसे फांसी पर लटका देता है और हंसिया से उसका पेट फाड़ देता है। उसी क्षण कोई किशोर की लोकेशन बताने के लिए सीटी बजाता है और डीना की टांग में एक तीर लगता है। एली जेसी को डीना को थिएटर ले जाने का आदेश देती है, जबकि वह सेराफाइटों को दूर भगाती है। पीछा शुरू होता है और एली को दौड़ते समय तीरों से बचना पड़ता है। जब वह विशाल जड़ों वाले एक पेड़ को देखती है तो वह उसके अंदर छिप जाती है और सेराफाइट उसे खो देते हैं। उनके जाने के बाद एली चुपके से पार्क से बाहर निकलती है और पाती है कि वो अस्पताल के पास है। आसपास कई गार्ड हैं और एक कुत्ता भी है जो उसे सुनकर भौंकना शुरू कर देता है। हालांकि एली तेजी से चलती है और दीवार में एक छेद के माध्यम से अस्पताल में प्रवेश करती है। अंदर एली को अब्बी की एक सहयोगी नोरा मिलती है जो उसे ये बताने से मना कर देती है कि अब्बी कहाँ है। नोरा एली पर कपड़ों का एक कंटेनर फेंकती है और मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग जाती है। जैसे ही एली उसका पीछा करती है, सैनिक गोलियां चलाते हुए दिखाई देते हैं। नोरा खुद को एक मृत अंत में पाती है और शाफ्ट में चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लिफ्ट गिर जाती है और उसे बेसमेंट में गिरा देती है। एली ऊपर से गोलियां चलाती रहती है, इसलिए नोरा के पास बेसमेंट में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और एली तुरंत उसका पीछा करती है। दीवारों पर हर जगह फंगस है और हवा में बीजाणु है। सैनिक पौधों में फंसे हुए हैं, जिसमें एलिस का बेटा भी शामिल है। नोरा फर्श पर खांस रही है और जब वो देखती है कि एली ठीक है तो उसे पता चलता है कि वो क्लिनिक से आई प्रतिरक्षा वाली लड़की है। चूँकि नोरा अभी भी ये बताने से इनकार करती है कि अब्बी कहाँ है, एली उसे पाइप से पीटना शुरू कर देती है। एक फ्लैशबैक में 1983 में जोएल और टॉमी को युवा लड़कों के रूप में दिखाया गया है। उन्हें हाल ही में परेशानी हुई थी और वे अपने पिता से डरते थे, जो निश्चित रूप से उन्हें इसके लिए मारते। जोएल ने अपने पिता का सामना करने का फैसला किया और उनसे पूछा कि वे उन्हें क्यों मारते हैं, तो आदमी ने समझाया कि उनके दादा उनसे भी बदतर थे। पिता ने कसम खाई कि वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा था और उम्मीद करता था कि उसके बच्चे भी कभी उससे थोड़ा बेहतर होंगे। 2024 में टॉमी एक लुप्पी एली को उसके कमरे में लाया, जोएल को समझाते हुए कि वो किचन ड्यूटी के दौरान अपना हाथ जलाने के बाद दर्द निवारक दवाओं पर थी। एली ने स्वीकार किया कि वो फिर से छोटी आस्तीन पहनना चाहती थी, जिसका जिक्र उसने अपने जले हुए घाव से ढकने वाले काटने के निशान के लिए किया। अगली सुबह उसका 15वां जन्मदिन था, तो जोएल ने उसे एक केक और एक गिटार से आश्चर्यचकित किया, जिसमें उसने खुद नक्काशीदार विवरण बनाए थे। खाने के बाद उसने उसके लिए एक गाना बजाया और उसे सिखाने का वादा किया। 2025 में जोएल एली को उसके 16वें जन्मदिन के लिए एक फील्ड ट्रिप पर ले गया। उन्हें एक टीरेक्स की मूर्ति मिली, जिस पर एली उत्साह से चढ़ गई, इससे पहले कि जोएल उसे अंतरिक्ष प्रदर्शनी की प्रशंसा करने के लिए संग्रहालय ले गया। उन्होंने वास्तविक अपोलो 15 कमांड मॉड्यूल में प्रवेश किया और एली खुशी खुशी स्विचों के साथ खेली। फिर जोएल ने उसे अपोलो 11 के काउंटडाउन और लॉन्च की रिकॉर्डिंग वाला एक कैसेट टेप उपहार में दिया। एली ने अंतरिक्ष में लॉन्च होने की कल्पना की। 2026 में जोएल एली के 17वें जन्मदिन के लिए एक और केक के साथ घर पहुंचा।
जब वो एली के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने उसे और एक और लड़की को अपनी शर्ट वापस पहनते हुए पाया। जैसे ही लड़की चली गई, जोएल ने देखा कि उसके पास एक इंक गन थी और पता चला कि एली टैटू बनवा रही थी और मैरी जेन की गंध का तो जिक्र ही नहीं। वह भड़क गया और उसे बेवकूफ़ी भरी किशोर चीजें करने के लिए डांटा तो वे बहस करने लगे। उस रात जोएल ने एली को अपना गद्दा गैरेज में ले जाते हुए पाया क्योंकि वो अपनी जगह चाहती थी। उन्होंने फिर से बहस की, लेकिन इस बार जोएल ने स्वीकार किया कि वो बड़ी हो गई थी और उसे कुछ गोपनीयता की जरूरत थी। वह उसे गैरेज में जाने देने के लिए सहमत हो गया, लेकिन उसने उसे इंतजार करने के लिए मना लिया क्योंकि वो पहले उसे ठीक करेगा। 2028 में जोएल एली को उसके 19वें जन्मदिन के लिए उसकी पहली गश्त पर ले गया। जोएल ने एली से गश्त के गुर सिखाकर और एक साथ अधिक समय बिताने का सुझाव देकर जुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं संक्षिप्त थीं। वो जोएल से क्लिनिक के बारे में सच्चाई पूछने की योजना बना रही थी, लेकिन यूजीन के लिए मदद मांगने वाले एक कॉल से उन्हें रोक दिया गया। दोनों चट्टान के किनारे पर दौड़े और नीचे उतरने के लिए घोड़ों को पीछे छोड़ दिया। वे दूर से संक्रमितों की चीख और गोलियों की आवाज सुन सकते थे। अचानक एक घोड़ा एक स्काउट के शरीर को पीछे खींचते हुए दौड़ गया। जैसे ही दोनों ने आगे खोजबीन की, उन्हें जमीन पर एक मरा हुआ संक्रमित मिला। आखिरकार उन्हें यूजीन मिला, जिसे काट लिया गया था और वो अपनी पत्नी को अलविदा कहना चाहता था इससे पहले कि उसे मार दिया जाए। एली ने उसे 10 तक गिनने और ये पुष्टि करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने के लिए कहा कि कोई कंपन नहीं था, जिसका मतलब था कि उनके पास परिवर्तन से पहले अभी भी पर्याप्त समय था। जोएल ने उसे घोड़े लाने के लिए कहा, लेकिन एली के जाने के बाद उसने यूजीन को एक निजी जगह पर ले जाकर गोली मार दी। वापस यात्रा के दौरान एली ने जोएल से बात करने से इनकार कर दिया। शहर में जोएल ने यूजीन के शरीर को गेल को प्रस्तुत किया और कुछ प्यारी अंतिम बातें गढ़ी इससे पहले कि उसे बताया कि उसने खुद को मार डाला। एक रोती हुई एली ने सच्चाई का खुलासा किया और गेल ने जोएल को थप्पड़ मारा इससे पहले कि उसे भेज दिया। 9 महीने बाद नए साल की पार्टी के बाद एली ने यूजीन मुद्दे को फिर से उठाया और सोचा कि क्या जोएल ने क्लिनिक के बारे में भी झूठ बोला था। इस बार जोएल ने आखिरकार सच्चाई कबूल की। कोई और प्रतिरक्षा वाले लोग नहीं थे और उसने एली को इसलिए ले लिया क्योंकि ऑपरेशन उसे मार डालता। एली क्रोधित हो गई क्योंकि उसने सोचा कि ये उसका उद्देश्य था और उसने उसे छीन लिया। जोएल ने कहा कि वो इसे फिर से करेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता था एक तरह से जिसे वो कभी नहीं समझ सकती थी। वो केवल ये उम्मीद कर सकता था कि एक दिन वो अपने बच्चों के साथ उससे थोड़ी बेहतर हो सकेगी। वर्तमान में जेसी डीना के तीर के घाव का इलाज कर रहा है। वह इसे कीटाणु रहित करने के लिए शराब का उपयोग करता है और उससे दर्द से निपटने के लिए थोड़ा पीने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे क्यों नहीं बताती। कुछ ही क्षण बाद एली वापस आती है और डीना को ठीक से आराम करते हुए पाकर राहत महसूस करती है। जबकि डीना अपनी प्रेमिका के घावों का ख्याल रखती है, एली बताती है कि नोरा ने अब्बी के स्थान को एक ऐसे शब्द के रूप में उल्लेख किया था जिसे वो समझ नहीं पाई थी। ये वेल या व्हील जैसा लग रहा था। वो स्वीकार करती है कि उसने नोरा को मरने के लिए छोड़ दिया और वो कितनी आसानी से हुआ उससे डर गई। फिर वो डीना को इलाज और क्लिनिक की घटना के बारे में सब कुछ बताती है। डीना नहीं जानती कि क्या सोचना है और घोषणा करती है कि उन्हें घर जाना चाहिए इससे पहले कि वो एली से मुड़ जाए। अगले दिन डीना एली को एक शुभकामना के रूप में अपना कंगन देती है। फिर जेसी और एली किताबों की दुकान के लिए निकल जाते हैं जहां उन्हें टॉमी को ढूंढना होता है। अपनी पैदल यात्रा के दौरान जेसी खुलासा करता है कि वो जानता है कि डीना और एली अब एक युगल हैं और सोचता है कि डीना शराब पीने से क्यों इनकार करती रही। एली कुछ भी कहने से मना कर देती है, लेकिन जेसी तब तक बात करता रहता है जब तक कि वो अनुमान नहीं लगा लेता कि डीना उसके बच्चे के साथ गर्भवती है और एली के कारण अपने बच्चे को युद्ध क्षेत्र में फंसे होने की शिकायत करता है। कुछ ही क्षण बाद जब दोनों बारिश से आश्रय लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वे छिपने के लिए दौड़ते हैं। वे देखते हैं कि कुछ भेड़िए सैनिक एक सेराफाइट लड़के को घेरते हैं और उसे यातना के लिए तैयार करने के लिए उसके कपड़े उतारते हैं। एली उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जेसी उसे उसके साथ जाने के लिए मजबूर करता है क्योंकि वे स्पष्ट रूप से कम है। भेड़ियों के बेस कैंप में एलिस और इसात अपनी अगली योजना पर चर्चा करते हैं। कुछ अधिकारी सहायक हैं, लेकिन अन्य इसके खिलाफ लगते हैं। वे अब्बी और उसके दोस्तों पर भी चर्चा करते हैं क्योंकि उन्होंने उनसे कुछ समय से सुना नहीं है। इसाक को संदेह है कि अब्बी का पूरा दल गायब हो गया है और स्वीकार करता है कि वो चाहता है कि अब्बी अगर वो मर जाए तो उसकी कमान संभाले। हालांकि एलिस सोचती है कि अब्बी भाग गई और ये उसका भाग्य नहीं है। किताबों की दुकान में एली और जेसी को टॉमी नहीं मिल पाता। एली एक बच्चों की किताब देखती है और उसे डीना के लिए ले लेती है। फिर जेसी खुलासा करता है कि वो एक और लड़की से प्यार करता है जो मैक्सिको चली गई और उसने उसे साथ आने के लिए भी आमंत्रित किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहना चाहता था। उन्हें अचानक रेडियो द्वारा बाधित किया जाता है जो मरीना में भेड़ियों से एक प्रसारण उठा रहा है जिसमें एक रहस्यमय स्नाइपर द्वारा एक घात लगाकर हमला करने की रिपोर्ट है।
ये टॉमी हो सकता है। ये सोचकर दोनों ऊपरी मंजिल पर दौड़ते हैं ताकि तट को देख सकें और स्नाइपर फायर की दिशा का पता लगा सकें। एली को एक फेरिस व्हील और एक्वेरियम पर वेल का भित्ति चित्र दिखाई देता है, ये महसूस करते हुए कि नोरा का यही मतलब था। वो अब्बी के पीछे जाना चाहती है, लेकिन जैसे सोचता है कि टॉमी प्राथमिकता है और खुलासा करता है कि उसने इस मिशन के खिलाफ वोट दिया था, एक बहस छिड़ जाती है और वे अलग हो जाते हैं। तेज बारिश में एली डॉक पर पहुंचती है और इसाक और उसके सैनिकों को पास के द्वीप के लिए नावों पर जाते हुए देखती है। वो भी एक नाव पर चढ़ जाती है और एक्वेरियम तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तूफान लहरों को बहुत मजबूत बना रहा है और वे उसकी नाव को पलट देते हैं। आखिरकार वो किनारे पर पहुंचती है और सेराफाइट उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। एली उन्हें बताती है कि वो भेड़िया नहीं है, हालांकि वे उसे फिर भी लटका देते हैं। जब वे उसे मारने वाले होते हैं तो सेराफाइट गांव में अलार्म बजने की आवाज सुनते हैं और एली को गिराने के बाद भाग जाते हैं। उसके बाद एली फिर से नाव पर चढ़ जाती है और एक्वेरियम की ओर फिर से जाती है, जबकि द्वीप पर विस्फोटों को देखती है, जिसका अर्थ है कि भेड़ियों ने सेराफाइट गांव पर हमला किया है। जब एली एक्वेरियम पहुंचती है तो वो छत पर चढ़ती है और एक टूटे हुए रोशनदान के माध्यम से इमारत में प्रवेश करती है। कई वस्तुएं इंगित करती हैं कि कुछ लोग यहाँ रहते हैं। वो कुछ पैरों के निशान का पीछा करती है और मेल और ओवेन को ढूंढती है, जो अब्बी के साथ जाने की अपनी योजना पर चर्चा कर रहे हैं। एली खुद को प्रकट करती है और उन्हें बंदूक की नोक पर रखती है, जबकि उनसे पूछती है कि अब्बी कहाँ है, नक्शे पर इंगित करें। ओवेन नक्शे तक पहुँचने का दिखावा करता है, लेकिन उसके बजाय एक बंदूक पकड़ लेता है, तो एली तुरंत उसे गोली मार देती है। गोली ओवेन से होकर गुजरती है और मेल को घायल कर देती है, जो ढह जाती है। एक हताश मेल अपना जैकेट खोलती है और खुलासा करती है कि वो गर्भवती है, इसलिए वो एली से अपना पेट खोलने और मरने से पहले बच्चे को निकालने के लिए कहती है। एक बार जब एली के पास चाकू होता है तो मेल उसे बताने की कोशिश करती है कि क्या करना है, लेकिन वह चिकित्सा शब्दों का उपयोग करती है जिसे एली नहीं समझती। अंत में मेल मर जाती है और बच्चा भी, इसलिए एली को एक सदमा लगता है। उसी क्षण उसे टॉमी और जेसी द्वारा पाया जाता है, जो उसे तुरंत थिएटर वापस ले जाते हैं। कुछ ही क्षण बाद जब समूह घर वापस जाने का सुरक्षित रास्ता खोजने के लिए एक नक्शा देख रहा होता है तो उन्हें लॉबी में कुछ शोर सुनाई देता है। वे जांचने के लिए दौड़ते हैं और जेसी को तुरंत सिर में गोली मार दी जाती है। एली छिप जाती है, लेकिन फिर उसे अब्बी की आवाज सुनाई देती है, जो उसे बाहर आने के लिए कहती है, या वो टॉमी को गोली मार देगी। जब एली बाहर आती है तो अब्बी गोलीबारी शुरू कर देती है। अतीत की झलक, सिएटल में अब्बी का मुख्यालय। एक फ्लैशबैक तब पता चलता है कि इस पूरे समय अब्बी सिएटल सीहॉक्स स्टेडियम की देखरेख कर रही थी, जिसमें भेड़ियों के लिए एक विशाल परिसर शामिल है।